नमस्ते साथी रेबल कैपिटलिस्ट्स। उम्मीद है कि आप ठीक हैं। तो हमें नया सीपीआई डेटा मिल गया है। मैं इसे विस्तार से समझाना चाहता हूं और फिर मैं ये समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि 2025 में महंगाई के लिए इसका क्या मतलब है। क्या हम उपभोक्ता कीमतों में फिर से तेजी देखेंगे या हम अवमूल्यन को जारी रखेंगे, और फेड क्या करने वाला है। तो चलिए सीधे सीएनबीसी पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है सीपीआई के साथ, और हम उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। तो हमारे पास स्क्रीन शेयर है, चलो यहाँ चलते हैं। चलो हो गया। हमारे पास अभी जोश है क्योंकि व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं उसे मैसेज नहीं कर सका, लेकिन हम इसे यहाँ से पार कर लेंगे। तो हाँ देखो, खैर मुझे लगता है कि हम इसे पार कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सीएनबीसी। तो नया डेटा आ गया है और सीपीआई 2.0 पर पहुंच गया है 7%। अब ये उम्मीदों के अनुरूप है, और मुझे लगता है कि इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि ये महीने दर महीने 0.3% की वृद्धि है। प्रतिशत तो अगर हमारे पास 3% या अगले 12 महीनों तक लगातार होता है तो हमारे पास सीपीआई ऊपर होगा। यह 3 या शायद 3.6% होगा हमारे पास कोर सीपीआई को छोड़कर, जिसका उनके पास एक चार्ट है। प्रतिशत या अगले 12 महीनों तक लगातार, तो हमारे पास सीपीआई ऊपर है, ये 3 या शायद 3.6% होगा हमारे पास कोर सीपीआई को छोड़कर, जिसका उनके पास एक चार्ट है। हम इसे 1 मिनट में देखेंगे। प्रतिशत हमारे पास कोर सीपीआई को छोड़कर, जिसका उनके पास एक चार्ट है। हम बस 1 मिनट में इसके बारे में बात करेंगे। ये 3.3 पर था और फिर मासिक 0.3 पर है। वहां भी और सभी आंकड़े पूर्वानुमानों के अनुरूप हैं। रिपोर्ट ने बाजार के दृष्टिकोण को और मजबूत किया कि फेड दर में कटौती करेगा। तो ये पहले बड़े सवाल का जवाब देता है, क्या फेड अभी भी 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करेगा, जो मैं ये जोड़ूंगा कि ये उन्हें 2007 में जो उन्होंने किया था उसके बिल्कुल अनुरूप रखता है, जब उन्होंने 18 सितंबर को 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की थी। और अजीब बात यह है कि उन्होंने 5.25% से कटौती की, मतलब सब कुछ एक जैसा था। और फिर उन्होंने साल के अंत में 2 और कटौती की, और ऐसा लगता है कि वे 2024 में भी बिल्कुल यही करने जा रहे हैं। ये नहीं कि 2025 बिल्कुल 2008 की तरह होगा, लेकिन अब तक 2007, माफ कीजिए, अब तक 2024 कम से कम 18 सितंबर से लगभग बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और वैसे 2007 में सीपीआई ने क्या किया था? जैसे ही उन्होंने 50 की कटौती की, ये बढ़ गया। इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि सीएमई ग्रुप के फेड वॉच के अनुसार संभावना अभी भी 99% है। फेड 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करने जा रहा है। तो मुझे लगता है हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि उपभोक्ता कीमतों के साथ क्या होने वाला है, या कम से कम मुख्य शीर्षक सीपीआई के साथ। मुझे पता है कि यह एक सीपी झूठ है, लेकिन 2025 में मुख्य शीर्षक सीपीआई और कोर के साथ क्या होने वाला है। और फिर से क्या हम अपस्फीति देखेंगे? क्या हम उपभोक्ता कीमतों में फिर से तेजी देखेंगे? अब आप लोग मेरे वीडियो देखने से जानते हैं, खासकर आप लोग जो इनमें से काफी सारे देखते हैं, मेरा बेस केस, चूंकि हमारे पास ये महंगाई थी जिसने सीपीआई कम से कम शीर्षक को 2.8 तक लाया है, या कुछ ऐसा। मैंने सोचा था कि हम बस 2.5 और शायद 3.5 के बीच इस रेंज में रहेंगे, जब तक कि या तो अर्थव्यवस्था में कुछ ना टूटे और हमें मंदी ना आए, और शायद 3.5 जब तक या तो अर्थव्यवस्था में कुछ ना टूटे और हमें मंदी ना आए। और इसलिए मैंने सोचा कि ये 2% से नीचे चला जाएगा, या हमें कुछ ऐसा होगा जो इसे ट्रिगर करेगा, एक फिर से तेजी, कुछ बड़ा। और हमें उन उत्प्रेरकों पर ध्यान देना होगा जो उपभोक्ता कीमतों को 2020 में बढ़ाते हैं। तो हमारे पास और अधिक स्टेमी चेक होंगे। हमारे पास बस एक विशाल घाटे के खर्च में वृद्धि होगी, या हमारे पास मुद्रा आपूर्ति में एक विशाल वृद्धि होगी, या हमें एक और आपूर्ति झटका मिलेगा। सीपीआई को चलो कहते हैं 2 पॉइंट से पढ़ने के लिए ऐसा कुछ होना पड़ेगा। ये 2 6 और सीधे 5 6 7 8% पर वापस चले जाएं। जो ज्यादातर लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, या बहुत से लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि हम 1970 के दशक की यह दर्पण छवि देखेंगे, या 1970 के दशक की पुनरावृत्ति। तो चलो चलते हैं, हम कुछ विस्तार में जाने वाले हैं, और फिर मैं M2 मनी सप्लाई के साथ हो रहे घटनाक्रम का विश्लेषण करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर मैं देखना चाहता हूं कि 2007 में क्या हुआ, लेकिन फिर मैं यह भी देखना चाहता हूं कि 1970 के दशक की शुरुआत में क्या हुआ,
और इसे आज हो रही घटनाओं से तुलना करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि ये हमें उपभोक्ता मूल्य महंगाई के लिए संभावनाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी देगा, या कम से कम 2025 में मुख्य सीपीआई के बढ़ने के बारे में। तो चलिए इस चार्ट से शुरू करते हैं। और हमने देखा है, आप जानते हैं, अगर आप जीरो हेज या कुछ और देखते हैं, जिसे मैं पसंद करता हूं, लेकिन यार वे सच में हाइपर इन्फ्लेशन की बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, वे हमेशा 1970 के दशक के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हाइपर इन्फ्लेशन की बात नहीं करना सही होगा, लेकिन यह कि आप जानते हैं महंगाई नियंत्रण से बाहर है, नियंत्रण से बाहर है। और आप जानते हैं, जाहिर है कि उपभोक्ता कीमतें मुख्य सीपीआई की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जितना आप सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये रुझान का एक अच्छा संकेतक है। और आप जानते हैं, ये 2.4 पर आ गया है। हम अब 2.7 पे पहुंच गए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम सीधे 9% की ओर बढ़ रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन मैं आपको बताता हूं क्यों। बस एक पल में, मैं सिर्फ एक राय नहीं देने वाला हूं। मैं आपको कुछ चार्ट देने वाला हूं जो यह बताने के लिए हैं कि यह मेरा आधार मामला क्यों है। और जैसे हमने कहा 3.3 मुख्य पर, हम वहां ज्यादा तेजी नहीं देख रहे हैं। लगता है कि ये पिछले महीने के मुकाबले साल दर साल बिल्कुल वही है। तो कुछ विशेष बातें दोस्तों, हमारे पास आश्रय सूचकांक 7 बढ़ा प्रतिशत, इस्तेमाल किए गए वाहनों की कीमतें 2% बढ़ी, फिर खाद्य लागत 0.4 बढ़ी मासिक। तो इससे 0.4 से बढ़कर 2.7 में योगदान मिला मुख्य पर, 2.7 पर मुख्य पर। चलो अनाज, बेकरी का माप देखते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस विवरण का अधिकांश हिस्सा बहुत प्रासंगिक है। तो चलो कुछ अलग चार्ट्स पर चलते हैं। मैं दीर्घकालिक प्रवृत्तियों को देखने से शुरू करना चाहता हूं। और खैर, वास्तव में चलो इस चार्ट को देखते हैं, लेकिन मैं 1970 के दशक से शुरू करना चाहता हूं। यह इतना पीछे नहीं है। 1970 के दशक इतना पीछे नहीं। मैं 1970 से 1966 से शुरू करना चाहता हूं। चलो शुरू करते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे, ये काली रेखा M2 मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि है। लाल रेखा उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति है। तो चलो मैं इसे जनवरी में या जनवरी के जितना करीब हो सके करने की कोशिश करता हूं। चलो, हो गया। ठीक है, तो अब यह संकुचित हो गया है। तो इस 4 साल की अवधि में कुल मिलाकर कीमतें कितनी बढ़ी, या इस 4 साल की अवधि में M2 मुद्रा आपूर्ति कुल मिलाकर कितनी बढ़ी? तो 1970 से 1974 के मध्य तक उपभोक्ता कीमतें लगभग 40% या शून्य बढ़ गईं। और मैंने ये इसलिए चुना क्योंकि 74 में हमें वह मंदी मिली, बेरोजगारी में तेजी आई। हम इस अगली मंदी की लहर को देख रहे हैं। लेकिन फिर हमारे पास M2 मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि 35% थी। तो अब चलो इसे 2020 में जो हमने देखा उसके साथ तुलना करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने यह मान लिया था कि पिछले 4 सालों में जो वृद्धि हमने देखी वह पूरी तरह से अभूतपूर्व है, जबकि ऐसा नहीं है। तो चलो यहाँ तेजी से आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि M2 मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि फिर से जनवरी 2020 से संकुचित होकर 40% है, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 20 के थोड़ा ऊपर। अब मैं यह तर्क करूंगा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, जिस तरह से इसे मापा जाता है, वह शायद कीमतों में संकुचित वृद्धि को 1970 के दशक में जो हमने देखा उसके बहुत करीब ले आएगा, या शायद उससे भी अधिक। लेकिन हम देखते हैं कि M2 मुद्रा आपूर्ति, आप वास्तव में उस संख्या को घुमा नहीं सकते। और 1970 के दशक में जो हमने देखा उससे कम है। अब मुझे लगता है कि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम उस 9.1% के शिखर के बाद से जो हमने देखा है उस पर ध्यान दें,
2022 की गर्मियों में जितनी मुद्रा इकाइयां सामान और सेवाओं का पीछा कर रही हैं और आप उस सपाट रेखा को देखते हैं, अगर कुल मिलाकर नीचे नहीं है ना। अब से चलो वापस चलते हैं 1970 के आसपास। क्या आपको ऐसा कोई समय दिखाई देता है जब यह काली रेखा सपाट या नीचे जाती है? नहीं, नहीं। और फिर अगर हम थोड़ा चलो एक अलग चार्ट पर चलते हैं। उम्मीद है कि मैं इसे दिखा सकूंगा, और हाँ, मैं कर सकता हूं। ठंडा, हम इस पर वापस जाने वाले हैं। अब ये सीपीआई है, लेकिन और M2 है, लेकिन ये संचित नहीं है। तो ये आपको साल दर साल के कुल आंकड़े दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्या होता है। आपको M2 वृद्धि की एक बड़ी लहर मिलती है, और फिर आपके पास उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति की एक संबंधित लहर होती है, जिसे यहां लाल रेखा द्वारा दर्शाया गया है। और फिर जब आप उस M2 वृद्धि को वापस नीचे लाते हैं, भले ही यह वास्तव में नकारात्मक नहीं है, मेरा मतलब है यह सपाट नहीं हो रहा है। मेरा मतलब है भले ही यह M2 वृद्धि घट रही है, यह 12% साल दर साल से 5.4% पर आ रही है। लेकिन हम अभी भी M2 में एक महत्वपूर्ण वृद्धि देख रहे हैं, और इसके बावजूद आपने एक मंदी देखी और आपको डिसइंफ्लेशन की एक लहर मिली। और सिर्फ एक लहर नहीं, मेरा मतलब है हमें नवंबर 74 से डिसइंफ्लेशन मिला था, और फिर 77 जनवरी, यहां लगभग 3 साल का डिसइंफ्लेशन, और फिर हमें M2 वृद्धि की एक और लहर मिली। और फिर जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, हमें कीमतों में बढ़ोतरी की एक और लहर मिली। वहां आप जाते हैं 1980 की ओर। देखा तो यह हमें क्या दिखाता है, और यह काफी स्थिर है। जब आपको M2 में यह बड़ा बढ़ावा या उछाल मिलता है, तो आपके पास उपभोक्ता कीमतें बस ऊपर 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 अनंत और उससे परे नहीं जाती। वे बज लाइटियर नहीं करते। आप बस, क्या होता है कि आपके पास वह M2 वृद्धि होती है, और फिर कीमतें, जैसा कि आप सोचेंगे, एक निश्चित स्तर तक बस बढ़ जाती हैं, फिर वे स्थिर हो जाती हैं। वे फिर से समायोजित करते हैं। यही शब्द था जिसे मैं ढूंढ रहा था। वे बस समायोजित हो जाते हैं, जो कि हमारे पास अब जो मुद्रा इकाइयां हैं उनकी मात्रा, अब यहाँ कई कई कारक हैं। मैं अभी इन दोनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, या मैं वास्तव में M2 पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। तो हमें क्या करना है और ध्यान में रखना है, जब आप देखते हैं, मैं इसे यहां फिर से कहना चाहता हूं, इससे पहले कि हम चार्ट पर वापस जाएं, जब आप देखते हैं कि यह काली रेखा नीचे जा रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि मुद्रा आपूर्ति घट रही है। इसका मतलब बस यह है कि, या इसका मतलब यह भी नहीं है कि मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि स्थिर हो रही है या घट रही है। इसका मतलब बस यह है कि मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि धीमी हो रही है। ये डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच का अंतर है। तो अब चलो वापस चलते हैं। जो हमने हाल ही में देखा है उसके साथ तुलना करें, और आप देख सकते हैं कि यह 1970 के दशक के साथ बिल्कुल भी संगत नहीं है। न ही करीब, न ही करीब। क्योंकि हमारे पास 1-2 साल का समय है जब मौद्रिक आपूर्ति वास्तव में कम हुई थी, और यह पिछले साल में थोड़ी बढ़ी है, लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। तो आप मुझे 1970 के दशक में एक ऐसा 2 साल का समय नहीं दिखा सकते जब M2 कम हुआ हो। ये नहीं होता, तो वहां तर्क ये होगा कि 2020 के बाद से मौद्रिक आपूर्ति इतनी बढ़ गई है कि आपके पास इतना सारा पैसा किनारे पर पड़ा है, और यह बस फिर से तैनात होने और उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का पीछा करने का इंतजार कर रहा है, और यह हमें महंगाई की अगली लहर की ओर ले जाएगा। लेकिन यह भी 1970 के दशक के साथ संगत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 70 से 74 के बीच आपके पास उपभोक्ता मूल्य, माफ कीजिए, आपके पास, खैर, आपके पास उपभोक्ता मूल्य और M2 में 2020 से 2024 के बीच देखी गई वृद्धि से भी अधिक वृद्धि हुई। फिर भी यह बस एक मूल्य समायोजन था। इसका मतलब यह नहीं था कि कीमतें
T4 से 77 के बीच की तरह अवमूल्यन दिखाना शुरू नहीं हुई, या कि 3 साल में जहां CPI कम होने लगा। तो यह अपने आप में, खैर, यह और भी कई चीजों के बीच जो हम इसमें शामिल करेंगे, यह है कि मेरी आधारभूत स्थिति क्यों है कि हम 2.5 के आसपास मंडराते हैं, या शायद 2.4, और यह 3.5, जब तक आपके पास दो में से एक चीज नहीं होती। आपके पास एक मंदी है जो हमें 2% से नीचे ले जाती है, या आपके पास, आप जानते हैं, कुछ ऐसा जैसे सर्वासस बीमारी, जहां आप बस देखते हैं। ये सिर्फ बजट घाटे में वृद्धि नहीं है, बल्कि मैं बजट घाटे में लगभग 50% की वृद्धि की बात कर रहा हूं। मैं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बंद करने की बात कर रहा हूं, संभवतः टैरिफ, संभवतः। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस हद तक। मेरा मतलब है, इससे निश्चित रूप से आपूर्ति श्रृंखलाओं में गड़बड़ी होगी, मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन फिर यह भी अस्थायी होगा। आपके पास बस वही मूल्य समायोजन है, मान लेते हैं कि बैंकों ने सहयोग नहीं किया है ना, और M2 मेरी राय में बस बैंकों का एक प्रॉक्सी है। आप जानते हैं वे क्या कर रहे हैं? क्या वे उधारी के माध्यम से शुद्ध रूप से अधिक मुद्रा इकाइयां बना रहे हैं, या क्या अधिक आरण चुकाए जा रहे हैं, बनाम जो बनाए जा रहे हैं, जो आपको यह कमी देता है, बाकी सब समान होने पर? क्योंकि अगर हम इसके बारे में वास्तव में तकनीकी होना चाहते हैं, तो हमें फेड द्वारा QT को भी शामिल करना होगा। तो चलो यहां जरा देखते हैं। ये M2 का एक और चार्ट है जो आपको इस गिरावट, इस घटना को दिखाता है। और क्या, चलो देखते हैं, क्या ये हमें 1970 के दशक में ले जाता है? अरे नहीं, ये नहीं करता। तो चलो देखते हैं कि क्या हम उस दीर्घकालिक प्रवृत्ति चार्ट के साथ टिक सकते हैं। चलो इसे थोड़ा समायोजित करते हैं। और हम फिर से 9 to 70 से शुरू करेंगे, लेकिन हम चलो हो गया, लेकिन चलो 1980 पे चलते हैं। और मैं इस समय सीमा को देखने की वजह यह है क्योंकि फिर से आप देख सकते हैं कि काली रेखा सीधे ऊपर जा रही है। मेरा मतलब है, वहां थोड़े बदलाव हैं, लेकिन आप इसे स्थिर या घटते हुए नहीं देखते। ये बस सीधे ऊपर जा रहा है। तो बैंकों ने उधारी दी, बैंकों ने उधारी दी। वे चुकाए जा रहे आरणों से कहीं अधिक ऋण ना रहे थे। और यही वह चीज थी जिसने 1970 के दशक को लगातार उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति का दशक बना दिया। हालांकि 1970 के दशक में हमें मुद्रास्फीति की लहरें भी मिलीं। अब चलो 1940 के दशक में वापस चलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग भूल जाते हैं कि वह भी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति का एक दशक था। ठीक है, तो ये वास्तव में दिलचस्प है ना? क्योंकि वास्तव में मुझे 4 साल का सौदा करना है ना? ये अजीब नहीं है। अगर हम वास्तव में 1940 से 1944 तक चलते हैं, तो हमें कुछ बहुत ही सुसंगत और कुछ महत्वपूर्ण मिलता है। 2020 से 2024 तक M2 में वृद्धि और उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि के मामले में नॉमिनल GDP वृद्धि चौंकाने वाली थी। देखो वो, हम हम जानते हैं कि ऐसा क्यों था, क्योंकि सरकार बस पैसे खर्च कर रही थी इन सभी बमों को बनाने के लिए, और यह GDP में योगदान देता है। मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसे एक अच्छा चीज कहूंगा। तो मैं क्यों सोचता हूं कि 1920 का दशक 1940 के दशक के बहुत करीब होगा? इसका कारण यह है कि वहां मूल्य नियंत्रण थे। आपके पास सभी सरकारी हस्तक्षेप थे, जो उम्मीद है कि अब हम डोज और ट्रंप और अन्य चीजों के साथ इससे दूर हो रहे हैं। लेकिन
आपके पास ये बड़े उछाल थे और फिर ये बड़े गिरावट, अवमूल्यन, फिर आपके पास मंदी थी पूरी तरह से, मूल्यन, और फिर आपके पास उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति की एक और लहर थी जो मेरा मतलब है लगभग पूरी तरह से सरकार द्वारा उत्पन्न थी। मेरा मतलब है हम यह कह सकते हैं कि अंत में लगभग सभी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति सरकार या सरकारी हस्तक्षेप द्वारा उत्पन्न होती है। तो मैं देखता हूं कि 2020 का दशक 1940 के दशक के समान तरीके से खेलता है, 1970 के दशक के नहीं, क्योंकि मैं नहीं देखता। मेरा मतलब है मैं आप लोगों से वही सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि बैंक इस समय बहुत उधारी दे रहे हैं? मेरा मतलब है अगर आप एक बैंक होते तो क्या आप किसी भी ग्राहक को जो आपके पास एक व्यापारिक विचार लेकर आता, अधिक सामान और सेवाएं बनाने के लिए उधारी देने के लिए बस पीछे झुक रहे होते? शायद नहीं। आप अपनी बैलेंस शीट क्षमता का उपयोग कर रहे होंगे और आप शायद ट्रेजरी खरीद रहे होंगे, है ना? और ये वही चीज है। अगर आप यह तर्क करना चाहते हैं कि आप जानते हैं 2020 से 2024 तक जो M2 मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि हुई है वह बस सिस्टम में है और इसे छोड़ने के लिए तैयार है ना? आपके जानने वाले कितने लोग हैं जिनके पास बस बहुत सारा पैसा है, जो किनारे पर बैठा है चिपोटल जाने के लिए या एक नई कार खरीदने के लिए इंतजार कर रहा है, या किराए के लिए अधिक पैसे देने का इंतजार कर रहे हैं? आपके कितने लोग जानते हैं, आपके कितने दोस्त परिवार के सदस्य हैं जो उस श्रेणी में आते हैं? शायद ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। तो अब चलिए आप मेरे उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के लिए आधार मामले को समझें। तो यहां पर दोहराने के लिए मैंने शायद पिछले 1 साल से ये कहा है, लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूं कि हम इस तरह के क्षेत्र में रहते हैं लगभग 0.5 के बीच और शायद 3.5, जब तक कि या तो कुछ टूटता है मंदी के साथ और फिर हम 2% से नीचे चले जाते हैं मेरी राय में, या हम किसी तरह का, आप जानते हैं, विशाल सरकारी प्रोत्साहन देखते हैं। और मैं बजट घाटे की सिर्फ वृद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, आप जानते हैं, 50% की वृद्धि की, कुछ ऐसा जैसे कि जो हमने सरबेजा बीमारी के दौरान देखा था, या या हम कुछ ऐसा देखते हैं जो पूरी तरह से आपूर्ति श्रृंखलाओं को नष्ट कर देता है, जिससे आपको एक आपूर्ति झटका या मूल्य नियंत्रण या कुछ ऐसा ही होता है। यह वही है जो हमें देखना होगा ताकि मैं फिर से उस पक्ष पर आ सकूं। ठीक है, अब हम 3.5 से ऊपर जा रहे हैं, हेडलाइन द्वारा मापी गई, और हम शायद 4, 5, 6, 7 तक जा रहे हैं। कौन जानता है कि हम यहां कितनी ऊंचाई तक पहुंचने वाले हैं? कुछ नाटकीय रूप से बदलना होगा, क्योंकि अगर ये बस ऐसे ही रहता है, खासकर बैंक उधारी नहीं दे रहे हैं और अधिक मुद्रा इकाइयां नहीं बना रहे हैं, तो मुझे सच में नहीं लगता कि आप 3.5 से ऊपर जा सकते हैं। 3.6 जो भी हो। अब हम 2% से नीचे क्यों नहीं गए? यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। यह शायद संपत्ति की कीमतों से है, क्योंकि जब आपके पास संपत्ति की कीमतें सभी समय के उच्चतम स्तर पर होती हैं, आवास की कीमतें सभी समय के उच्चतम स्तर पर होती हैं, आपके पास हर एक दिन शेयर बाजार सभी समय के उच्चतम स्तर पर होता है, और आपके पास बेतुकी अटकलें हैं, बेतुकी अटकलें। अब मुझे लगता है कि हर किसी को बिटकॉइन रखना चाहिए। यह सिस्टम के बाहर की खरीद शक्ति है। लेकिन चलिए स्पष्ट करते हैं, बिटकॉइन क्षेत्र में बहुत सारी, चलिए कहते हैं, हाइस्टेरिया है। लेकिन आप आमतौर पर इस चक्र को देखते हैं जहां बिटकॉइन पहले बढ़ता है और फिर मुझे लगता है अन्य मीम कॉइन और अन्य इसके बाद आते हैं। लेकिन आप बस इस विशाल जोखिम लेने की भूख को देखते हैं, और मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि हम इस समय किस हद तक इसे देख रहे हैं, क्योंकि मैं वास्तव में मीम कॉइन्स या किसी और चीज में नहीं जाता। मैं बस सोने की कीमत, बिटकॉइन की कीमत को देखता हूं और मैं कहता हूं ठीक है, क्या वहां थोड़ी सी हिस्टीरिया है? आप जानते हैं शायद, क्या वहां ट्रम्प ट्रेड के साथ थोड़ी सी हाइस्टेरिया है? शायद, खासकर अगर आप पीआई को देखें। और इसी तरह शेयर बाजार और अन्य चीजें हैं जो ऐसा संकेत देती हैं, जैसे कि आप जानते हैं, ट्रम्प सोशल का आसमान छूना जब वह जीतता है और इसी तरह की बातें। लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि हम इन ऑल्ट कॉइन्स में फिर से किस हद तक एक उन्माद देख रहे हैं।
जो मुझे लगता है कि समग्र मानसिकता का एक प्रॉक्सी है, जो मुझे जोखिम लेने की ओर ले जाती है, चाहे वह उचित हो या नहीं। और वह जोखिम लेने की मानसिकता, वह अधिक खर्च, अधिक समग्र मांग, मुझे लगता है कि यही कारण है कि कीमतें शायद 2% से नीचे नहीं गई हैं, जैसे कि वे दुनिया के कई अन्य क्षेत्रों, कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गई हैं। अब मैं इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन मैं कल अचानक इसके बारे में जान गया। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि कितने हैं मीम कॉइन्स वहां थे। लेकिन मैंने अभी इस लेख को देखा कि कैसे यह लुइजी कॉइन द 454% बढ़ गया है, यहां लिखा है। और वे इसे सिर्फ इस वजह से जोड़ते हैं कि उस आदमी ने सीईओ को गोली मारी क्योंकि उसका नाम लुइजी है। तो उसका नाम लुइजी है, तो अब सब लोग लुइजी कॉइन खरीदने जा रहे हैं। ये तो मुझे नहीं पता कि यह हाईएस्ट एरिया है या नहीं। मुझे मतलब यह जुआ है। यह लगभग पैसे को आग में जलाने जैसा है, बस ऐसा करने के लिए जोखिम उठाना। यहां मुख्य बात यह है दोस्तों कि 24 वर्षीय लड़का जो फेरारी में आ रहा है और कर्मिट द फ्रॉग मीम कॉइन बना रहा है, आप ऐसा बाजार के निचले स्तर पर नहीं देखते। जब बाजार में घबराहट होती है तो आप ऐसा नहीं देखते। आप ऐसा तब नहीं देखते जब हम एक ऐसे मोड़ पर होते हैं जहां जोखिम कम होता है। बिल्कुल, यह पूरी तरह से जोखिम भरा है। और इसलिए मैं सोचता हूं कि आप जानते हैं, हम ये देखेंगे कि यह समग्र अर्थव्यवस्था के लिए कितना बुरा है। इसके लिए एक और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि मुझे लगता है कि यही वजह है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई 2% से नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि कर्मिट दी फ्रॉग फेरारी में घूम रहा है और साल में $10 मिलियन कमा रहा है, बस इन सभी बेकार कॉइनों को बेचकर। और वही है जो घर खरीद रहा है, और वही है जो सामान और सेवाएं खरीद रहा है। मेरा मतलब है, और ताकत। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता यह नैतिक रूप से सही है। मुझे नहीं पता नैतिक रूप से। जानते हैं, आप इसे अपने लिए खुद जज कर सकते हैं। लेकिन वह पैसे कमा रहा है, तो मैं समझता हूं यही है। लेकिन यह कुल मांग में योगदान दे रहा है, और वहां आप जानते हैं लोग कुछ कर रहे हैं। शेयर बाजार में वित्तीय इंजीनियरिंग के मामले में बहुत सी चीजें समान हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी है ना, और ये बिटकॉइन के खिलाफ कोई बात नहीं है, लेकिन वित्तीय इंजीनियरिंग है, बस यही है। डॉग एंड्रयू ने बताया 64% ऊपर है, बस इसलिए क्योंकि एलोन मस्क ने अपनी नई एजेंसी का नाम डॉग रखा। फिर से, वह नहीं है जो आप बाजार के निचले स्तर पर देखते हैं। यह वह नहीं है जो आप तब देखते हैं जब जोखिम कम होता है। यह वह नहीं है जो आप घबराहट में देखते हैं। यह वही है जो आप पूरी तरह से इसके विपरीत। और मुझे लगता है, फिर से यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि मुख्य सीपीआई थोड़ा चिपचिपा बना हुआ है। ये संपत्ति की कीमतें हैं। ये संपत्ति की कीमतें हैं। ये निश्चित रूप से लोगों का ज्यादा पैसा कमाना नहीं है ना? और मुझे इसे फिर से कहना चाहिए, ये निश्चित रूप से लोगों का अपने काम पर ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। ये निश्चित रूप से लोगों का अधिक उत्पादक होना, अधिक सामान और सेवाएं बनाना नहीं है। ये निश्चित रूप से है, तो ये कुल मांग कहां से आ रही है? अगर ये वेतन से नहीं आ रही है ना, ये अटकलों से आ रहा है। अब ये कब तक चलता है, किसे पता, है ना? किसे पता। लेकिन मुझे लगता है कि समझदार निवेशक के लिए आपको यह समझना होगा कि क्या हो रहा है, और फिर आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने नुकसान के जोखिम को कवर कर रहे हैं, और आप उस क्षेत्र में असम्मित दांव लगा रहे हैं जहां आपके पास एक बढ़त है। और बस शायद झुंड का पीछा नहीं करना, बल्कि ऐसे तरीके से अवसरों का लाभ उठाना जहां जोखिम इनाम वास्तव में समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, अपने बाकी के दोपहर का आनंद लें। हमेशा स्वतंत्रता के लिए खड़े रहें। स्वतंत्रता मुक्त बाजार पूंजीवाद। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।